हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। और पॉलिटी में हमने फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी तक कंप्लीट कर लिया है। और आज हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बेसिक फीचर्स और आर्टिकल्स कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें। दोस्तों, एज ए सिटीजन भी आपको पता होना चाहिए कि आपके कुछ राइट्स हैं तो आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो आपको फुलफ़िल करने होते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है, ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ओरिजिनल संविधान था, उसमें ये चीज़ ऐड नहीं किया गया था। जो संविधाता मेकर्स थे, जो निर्माता थे, उनको ये नहीं लगा था, उनको ये फील नहीं हुआ था कि ऐसी भी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। लेकिन फिर बाद में उसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 1976 करके इसमें हम ऐड किए। आपको मैंने पहले भी बताया है, अमेंडमेंट करने का मतलब कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जब हम कोई बड़ा बदलाव करते हैं तो उसके बाद हमें अमेंडमेंट कहते हैं। उसे अमेंड करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, चेंजेस करते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो उसके बाद इसको लाया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट आया था फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बाद। दोस्तों, ये हमने यूएसएसआर से लिया था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, आपको पता है कि हमने 60 देशों से ली थी अपने संविधान में जितने भी प्रोविजंस ऐड करने के लिए। हमने कुछ चीज़ें चेंज करके ली थी, कॉपी पेस्ट नहीं किया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट था फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट था, ये हमने यूएसएसआर से ली थी। दोस्तों, यूएसएसआर उस समय यूनियन सोवियत था, रसिया पूरा जब यूनियन था रसिया का। लेकिन जब आपको पता है कि 1990s में रसिया का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और उसके बाद फिर रसिया अलग हो जाता है और यूएसएसआर के कुछ कंट्रीज़ अलग अलग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमने ऐसे भी, आप लेमन लैंग्वेज में ये नॉलेज के लिए कि रसिया से हमने लिया है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं। वैसे तो सोशलिस्ट कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे कि राइट्स और ड्यूटी सिटीजन्स के इक्वल होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर राइट्स एंड ड्यूटीज़ इक्वल होंगे तभी जो रिसोर्सेज है उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। एक इक्वल सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी और यूटिलिटेरियन बेसिस पे ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, स्वर्ण सिंह कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस हैं। वैसे तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। उन्होंने 8 दिया था, लेकिन हमने उसे 10 कर लिया। हमने 10 किया था कि हम मतलब हमने क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो उस समय के जो लेजिस्लेटिव थे, तो उन्होंने 10 किया था और कमेटी ने रिकमेंड किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो आइए दोस्तों, एक एक हम फंडामेंटल ड्यूटी देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जो फर्स्ट है वो कहता है कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द फ्लैग, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। दोस्तों, कहने का ये मतलब है, आप ABCD करके भी चलना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फर्स्ट है वो ये कहता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात माननी चाहिए, हमें उसी की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, अबाइड करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या, किस चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए? आइडल्स की, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमें इंस्टीट्यूशंस की, इंस्टीट्यूशंस कहने का मतलब ये है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेशनल फ्लैग की, अपने तिरंगे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। एंड द नेशनल एंथम, और हमें अपने नेशनल एंथम जो जन गण मन है इसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि नेशनल सॉन्ग, तो यहाँ पे नेशनल सॉन्ग नहीं है, यहाँ पे नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आइडल्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है कि आप नेशनल सॉन्ग की भी रिस्पेक्ट करो। ये तो मतलब ये सब चीज़ें कॉमन सेंस की बात है। तो एक सारे वर्ड्स और सारी चीज़ें तो हम लिख नहीं सकते ना किताब में एक। तो कुछ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स पे भी छोड़ दिया था कि कुछ चीज़ों का तो उन्हें सेंस होगा ही, कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे जो बेसिक मेन दिया गया है कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन और उसके आइडल्स और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दोस्तों, जो नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम के लिए जो की गई थी, उसके नोबल आइडियल्स को हमें चेरिश करना चाहिए, मतलब हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें फॉलो भी करना चाहिए। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। टू अपहोल्ड मतलब हमें बिल्कुल अपहोल्ड करना चाहिए, लेके साथ चलना चाहिए। प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए
सेफ क्या करना चाहिए कि आप सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। सॉवरेनिटी का मतलब दोस्तों कि कोई एक्सटर्नल कंट्रीज़ का कोई इन्फ्लुएंस ना हो जाए हमारे देश के चीज़ों में, या फिर किसी अदर कंट्रीज़ का कोई इन्फ्लुएंस ना हो जाए। कहने का मतलब कोई प्रभाव ना पड़े हमारे कंट्री पे। हमारा देश जो है वो हमारे लोगों के हिसाब से चले, ना कि किसी एक्सटर्नल अफेयर्स के, किसी दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाए। यूनिटी होनी चाहिए, एकता होना चाहिए, और इंटीग्रिटी भी होना चाहिए। दोस्तों इंटीग्रिटी का मतलब हुआ कि यहाँ पे कि द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट, प्योर, है ना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि कंप्लीट हो, जो होलसम हो, ऑनेस्टी हो, प्रॉबिटी हो, है ना। ये एथिक्स का वर्ड है, एथिक्स में आपको पढ़ना है इंटीग्रिटी के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों, टू डिफेंड द कंट्री एंड टू रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें डिफेंड करना चाहिए, अपने देश को बचा के हर सेंस में रखना चाहिए, और नेशनल सर्विस बिल्कुल देना चाहिए, प्रोवाइड कराना चाहिए। जब हमें ऐसा बोला जाए तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रिलीजन और सैंक्शन डाइवर्सिटीज। दोस्तों कहने का मतलब है सिंपल कि एकता, भाईचारा, ब्रदरहुड, हार्मनी, पीस, शांतिपूर्वक रहें, सब मिलजुल कर रहें, को एग्जिस्टेंस, हार्मनी, को एग्जिस्टेंस रहे, मतलब सब जगह एक साथ रहें बट शांति से रहें, कोई क्लासेस ना हो। ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट भाईचारा, बिलोंगिंगनेस अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे लिंग्विस्टिक हो, चाहे भाषा अलग है, चाहे आपका धर्म अलग है, चाहे आप बहुत डाइवर्सिटीज़ हो, ठीक है, कुछ भी हो। एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि टू अनाउंस द, सॉरी यहाँ पे रिनाउंस है, टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब दोस्तों कि जो ऐसे सारे प्रैक्टिसेस, ऐसे सारे एक्शंस, ऐसा सारा काम जो विमेन के, जो औरतों के हित में नहीं है, जो उनके लिए गलत है, उस सारे प्रैक्टिसेस को वो उसे रिनाउंस करना चाहिए, यानी कि ख़त्म कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा ड्यूटी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। और दोस्तों जो हमारा कंपोजिट कल्चर है, जो हमें विरासत में मिली है, बिल्कुल, तो उसे भी हमें क्या करना चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसकी प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उसे प्रिजर्व करके भी रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी यूनिकनेस है। और जो चीज़ यूनिकनेस होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्रेडिबिलिटी मिलती है उसे, है ना। नेक्स्ट है कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। दोस्तों कहने का मतलब है कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इन साथ में साथ बचाना तो है, लेकिन आपको उसके साथ इम्प्रूव भी करना है। किसको? नेचुरल इन्वायरमेंट को। और नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या, जैसे कि फॉरेस्ट को, ठीक है, लेक्स को, रिवर्स को, वाइल्ड लाइफ को, और उनके लिए कंपैशन होना चाहिए। दोस्तों कंपैशन का मतलब होता है कि देखो, एक होता है एथिक्स का है, ये मैं आपको बता दूं, एक होता है सिंपथी, एक होता है इम्पथी, और एक होता है कंपैशन। तो दोस्तों तीनों में डिफरेंस है। ये एथिक्स का है। सिंपथी का मतलब होता है कि जो बस आप एक सिंपथाइज कर रहे हो, बस आप एक, आपको दुख है उस बात का, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। जो हम सिंपथी दे देते हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह में हम देख के कि किसी के घर में कुछ ऐसा हो गया है, तो हम बस सिंपथाइज कर देते हैं। दोस्तों इम्पथी का मतलब होता है कि हम जो सामने वाले की फीलिंग्स को, इमोशंस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, हम पूरी बात समझ रहे हैं उसकी, है ना, वो उसके दुख को, दर्द को हम समझ रहे हैं। और दोस्तों कंपैशन का मतलब होता है कि साथ में आप उसको सोल्यूशन भी दे रहे हैं, देने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि उसका दुख जो है, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाए, ठीक है। तो कंपैशन सबसे ब्रॉड है। तो यहाँ पे ये मतलब है कि अगर कंपैशन होना चाहिए, मतलब आपको लिविंग क्रिएचर्स की प्रॉब्लम्स को भी समझना है, उनके भी लिविंग एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना है, और उनके अगर कुछ एक्सटिंक्शन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके सोल्यूशन के बारे में भी आपको सोचना है। तो देखो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, एक वर्ड है, लेकिन इसका कितना ज़्यादा ब्रॉड मतलब निकलता है ना। सो नेक्स्ट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। दोस्तों कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में जो है एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक टेम्परामेंट कहने का ये मतलब है कि आप ब्लाइंड स्टेशन, सुपरस्टिशंस,
ब्लाइंड फेथ, ये सारी चीज़ों में बिलीव ना करो। अब बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में मत जियो। सिक्स सेंस जो होते हैं, इंट्यूशंस जो होते हैं, ये चीज़ अलग है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको रीजनिंग पे चलना है कि आपको हर चीज़ देखना है कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है ना। आपको जैसे कि किसी ने कह दिया कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे तो भगवान है, यहाँ पे भूत है, तो आपको ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करना है। आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट रखना है, ठीक है। कोई मतलब कहने का मतलब कि कोई कुछ भी कह दिया तो बातें नहीं सुननी है। और ह्यूमनिज़्म का मतलब है कि आपको ह्यूमनिज़्म का भी कहने का ये मतलब है कि जो ह्यूमन को जो है वो प्रायोरिटी देता है, ठीक है। जो ह्यूमन को प्रायोरिटी देता है, उनके वैल्यूज़ देता है, उनके नीड्स, उनके प्रायोरिटी की इंपॉर्टेंस होती है, तो वो उसे कहते हैं ह्यूमनिज़्म, जो ह्यूमन सेंट्रिक होता है, मतलब इंसान को पहले प्रायोरिटी देना। तो एंड दोस्तों, इन द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का नेचर होना चाहिए और रिफॉर्म करने का नेचर होना चाहिए, सुधार करने की एक नेचर, एक टेम्परामेंट ऐसा डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी भी आपको सेफ गार्ड करना है और वायलेंस नहीं करना है। आपको पता होगा बहुत जगह लोग हड़ताल स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय की जाती है। तो दोस्तों, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उससे नॉर्मल जनरल पब्लिक कोई दिक्कत होती है, उससे गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो भी वहाँ पे जो पैसे लगते हैं दोबारा सारी चीज़ें रिकन्स्ट्रक्ट करने में, तो वो भी पब्लिक के पैसा होता है, वो भी टैक्सेशन के थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट निकाल लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सरकार के पॉकेट से जा रहा है, वो हमारे पॉकेट से ही जाता है एक्चुअली में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसीलिए वहाँ पे मतलब यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी बचाना है और वायलेंस नहीं करना है। दोस्तों, नेक्स्ट है कि टू स्ट्राइव एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ इंडीवर एंड अचीवमेंट। नॉर्मल सी बात है, ये कह रहा है कि आपको कोशिश करना है कि इंडिविजुअल लेवल पे कि आप एक्सीलेंस हर फील्ड में, हर चीज़ में आप एक्सीलेंस और इंटेलिजेंस डेवलप करो। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, और साथ में मिलकर टीम स्पिरिट होता है ना, टीम वर्क होता है, ये सारी चीज़ें कलेक्टिव साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हमारा देश जो है, नेशन जो है, वो कॉन्स्टेंटली राइज करता रहे, जीडीपी राइज करता रहे, ग्रोथ होता रहे, प्रोग्रेस होता रहे, डेवलपमेंट होता रहे, टू हायर लेवल्स ऑफ इंडिविजुअल और अचीवमेंट हमें मिलती रहे हमारी कोशिश से, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड अवार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। दोस्तों, क्या और लास्ट में ये है, जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी ये बोला गया है कि एक गार्जियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मान लो गवर्नमेंट ने स्कूल्स तो खोल दिए, कॉलेजेस खोल दिए, लेकिन गार्जियंस अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज ही नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सोसाइटी का भी इम्पैक्ट है ना, सोसाइटी का भी रोल है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गार्जियन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने बच्चों को, अपने वार्ड को, जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं, दोस्तों ये काफ़ी क्रिटिकल स्टेज होता है, यहाँ पे पढ़ाना और यहाँ पे हेल्थ न्यूट्रिशन ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ऐसा है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ देना बच्चों को पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, ये गार्जियंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी फंडामेंटल ड्यूटी यही है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें थी ये पहले नहीं थी, इसको बाद में सोचा गया कि इसको भी ऐड करना चाहिए। तो ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 इस चीज़ को ऐड किया गया और टोटल हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाए गए। और दोस्तों, इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ये जो है ये सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि मैं ऐसे क्रिटिसिज्म बताऊंगी, इसके सिग्निफिकेंस बताऊंगी, ठीक है। तो थैंक यू।